नमस्कार छात्रों, मैं हूं नीलेश व्यवहारे। आज आपके सामने कक्षा 10वीं विषय हिंदी संयुक्त को लेकर आया हूं। इसे लोकवाणी भी कहा जाता है। आज हम उसकी कृति पत्रिका के बारे में जानकारी लेंगे। तो एक सीधी सरल बात है, शायद कम परिश्रम लेकिन मन और लगन से अगर आपने अध्ययन किया तो शायद ये जो हिंदी संयुक्त यानी लोकवाणी है, ढेर सारे अंक आपको मिल जाएंगे। लेकिन पाठ्यपुस्तक गद्यांश और पद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, तो शायद आपकी जो सामने समस्या होती है वो समस्या नहीं रहेगी। शायद उस कृति पत्रिका के बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि उसे कैसे हल करेंगे और उसमें क्या क्या होता है। देखिए, किसी ने कहा है, साथ दो हमारा जीना हम सिखाएंगे, साथ दो हमारा जीना हम सिखाएंगे, मंजिल तुम पाओ रास्ता हम बनाएंगे, मंजिल तुम पाओ रास्ता हम बनाएंगे। तो उसी तरह से हम देखेंगे इस लोकवाणी के बारे में। शायद 40 अंकों की एक कृति पत्रिका है, कुल मिलाकर 50 अंक है, 10 अंक मौखिक के होते हैं। तो आज हम इस 40 अंक के बारे में जानकारी लेंगे। तो 40 अंक की जो कृति पत्रिका है उसमें 4 विभाग हैं, 4 विभागों में बटी है। पहला विभाग गद्य विभाग है 12 अंकों के लिए, दूसरा विभाग है वो पद्य विभाग है 8 अंकों के लिए, तीसरा विभाग भाषा अध्ययन का है वो भी 8 अंकों के लिए, और जो चौथा विभाग यानी रचना विभाग कहा जाता है वो 12 अंकों का है। इस तरह से कुल मिलाकर 4 विभागों में से 40 अंक, उसी के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। शायद पहले विभाग के बारे में देखेंगे हम, जो कृति पत्रिका में जो पहला प्रश्न होता रहता है कि निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो शायद वहाँ गद्य में 2 परिच्छेद आ जाएंगे। आपके पाठ्य पुस्तक जो होती है लोकवाणी की, उनमें से गद्य विभाग पर 2 परिच्छेद आएंगे, आपको वह हल करने हैं। तो 2 परिच्छेद, एक परिच्छेद 6 अंकों के लिए होता है, ऐसे कुल मिलाकर 2 परिच्छेद यानी 12 अंक बन गए। तो उसके बारे में देखेंगे। परिच्छेद पहला जो होता रहता है उसमें 3 प्रश्न होते रहते हैं। तो पहला प्रश्न होता है कि शायद उस पर संजाल कृति कीजिए, आकलन कृति पर आधारित, या आकृति पूर्ण कीजिए। यह प्रश्न हल करते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वह बात कि पेन से ही आकृतियाँ पूरी हो जाए, ना वहाँ पेंसिल की ज़रूरत है ना किसी और साहित्य साधन की। वहाँ पेन से ही आप आकृति बनाएंगे, सबसे अच्छी बात बन सकती है वहाँ। और वह आकलन कृति जो होती है, संजाल कृति है, तो शायद आप पहले परिच्छेद पढ़ने से पहले प्रश्न पढ़ेंगे तो सरलता आ जाएगी, क्योंकि आप परिच्छेद 1-2 बार पढ़ लीजिए, पढ़ते समय आपको उसके उत्तर भी समझ में आ जाएंगे। तो कम समय में आप वह संजाल कृति हल कर सकते हैं। उसमें दूसरा प्रश्न आता है शब्द संपदा के तौर पर। तो देखिए, शब्द संपदा के तौर पर यानी हमने जो 9वीं तक व्याकरण लिया है उस पर आधारित ये प्रश्न हो सकता है, और वह हमें हल करना है, वो भी परिच्छेद के आधार पर है। और उनमें से तीसरा आता है जो अपने खुद के विचार यानी उसे स्वमत कहते हैं, 25 या 30 शब्दों में आपको उसे लिखना है। और यह गद्य की जो रचना है वही हो गई 6 अंकों की। अब कुल मिलाकर 12 अंक है, ऐसे 2 परिच्छेद आएंगे और उसे हल करना है। लेकिन यहाँ हल करते समय एक बात ध्यान में रखना जरूरी है। कौन सी बात है वह? कि पहले परिच्छेद पढ़ने से पहले आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ने के बाद आप परिच्छेद पढ़ना वो भी अच्छी तरह से शुरू कर दीजिए। और वह संजाल कृति होगी, आकलन कृति में से या कृति पूर्ण कीजिए होगा, वही प्रश्न होंगे, वह आपको शायद परिच्छेद पढ़ते समय उत्तर मिल सकेंगे। तो शायद समय बच जाएगा और आप आगे चलेंगे। उस तरह से 12 अंक का यह प्रश्न विभाग पहला गद्य यह हल हो जाएगा। अब हम दूसरे विभाग की ओर चले जाएंगे, वह पद्य विभाग है 8 अंकों के लिए। उसमें भी 2 पद्यांश आएंगे, 2 पद्य दिए जाएंगे, 2 कविताओं पर शायद ये पद्य आने वाले हैं। तो इसमें देखिए, पहला पद्य 4 अंकों का, दूसरा पद्यांश
4 अंकों का, कुल मिलाकर 8 अंक है। तो उनमें भी वही बात आती है, पहले आकलन कृति में संजाल कृति पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, वही बात आती है। शायद वहाँ भी आपको उसी तरह से हल करना है जैसे आपने परिचय देखकर पढ़कर जो संजाल कृति हल की है, उस तरह से यहाँ पद्य में कविता को या जो पंक्तियाँ दी गई है उसे अच्छी तरह से पढ़ना और वह हल करना। लेकिन उसमें से दूसरा प्रश्न आता है 2 अंकों के लिए, वह है सरल अर्थ लिखिए। शायद आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि 2 पंक्तियों का, 4 पंक्तियों का, पहली 2 पंक्ति, आखिरी 2 पंक्ति, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो आपको उस पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है, ये बात नहीं है, और आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। लेकिन एक कविता का जो प्रश्न है वो हल करने का जो समय है आपके पास होता रहता है, शायद मैं मानता हूँ कि लिखने के लिए कम लेकिन सोचने के लिए ज़्यादा। आप वहाँ सोचने के लिए वक्त ले सकते हैं क्योंकि आपको सरल अर्थ लिखना है। तो उससे पहले आप एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आपको जो पद्य दिया गया है वो कौन सी कविता में से आया है, ये आपको पता होना चाहिए। और यही बात पता होनी है तो आपको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से हमारी किताब लोकवाणी की पढ़ना, पाठ्यपुस्तक अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है। और उनमें से कविता, और कविता पढ़ते समय उसका अर्थ भी समझना चाहिए कि उस कविता में क्या बताया गया है। अगर ये आप ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको सरल अर्थ जल्दी से लिखने के लिए आ सकता है। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि उस किस कविता में से ये पद्यांश आया है। शायद उसके बारे में अगर आपको पता होता है तो लिखने में कठिनाई महसूस नहीं होगी और चाहे आपके चेहरे पर खुशी खुशी आ सकती है। शायद यहाँ 2 विभाग हो गए, कुल मिलाकर 20 अंक यहाँ हो गए। हम तीसरे विभाग की ओर चले जाएंगे, भाषा अध्ययन, जिसे व्याकरण भी हम कहते हैं, 8 अंकों के लिए है। उनमें से देखिए उस 8 अंकों में पहला जो प्रश्न है वह आएगा मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखिए। यानी आपको जो सही शब्द है उन तीनों शब्दों में से सही शब्द छाट कर लिखना है। 2 शब्द छाट कर लिखने हैं 1 अंक के लिए, वहाँ आधा आधा आपको अंक मिलेगा। उनमें दूसरा है निम्नलिखित 2 अवयव में से एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य बनाओ। आपको 2 अवयव दिए जाएंगे, उनमें से एक अवयव का वाक्य में प्रयोग, वो भी अर्थपूर्ण वाक्य होना चाहिए। इसमें करना जरूरी है, आपको 1 अंक मिलेगा वहाँ। शायद आप 2 अंक तो यहाँ हल कर चुके हैं। तो देखिए आगे तीसरा उनमें से जो आएगा शायद संधि पर आएगा, संधि भेद, संधि विच्छेद, संधि शब्द। उनमें से भी अथवा है, आपको 2 में से 1 हल करना है। चाहे जो आपको सूचना बताई गई है उसके अनुसार वो हल कर सकते हैं आप। अगर उसके भेद आपको पता होने चाहिए, विच्छेद कैसे करना है ये जानना जरूरी है, और संधि शब्द, उनमें से आपको 1 हल करना है 1 अंक के लिए। आगे हम चलेंगे तो मुहावरे की ओर आएंगे। तो शायद आपको अधोरेखित वाक्यांश में से जो एक आपको वाक्य दिया जाएगा, उनमें से अधोरेखित वाक्यांश की जगह आपको ये सही मुहावरा जो कोष्टक में दिया होता है वो लिखना पड़ता है। अगर आपने वो लिखा आपको वहाँ 1 अंक मिलेगा। लेकिन उसमें अथवा भी है कि आपने अगर जो अथवा में मुहावरा दिया गया है उसका अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। दोनों में से आप 1 हल कर सकते हैं तो 1 अंक आसानी से मिल सकता है। उनमें से जो 5वां प्रश्न है, काल भेद पहचानो तथा काल परिवर्तन करो, ये 2 अंकों के लिए। पहले आपको काल भेद पहचानना है। जो निम्नलिखित वाक्य दिया जाता है आपको उसका काल भेद पहचानो। शायद काल के भेद के बारे में तो आपको पता होगा, शायद अध्ययन किया हो तो। और उसमें दूसरा है काल परिवर्तन कीजिए। शायद आपको वहाँ 2 वाक्य दिए जाएंगे, काल परिवर्तन के लिए कोष्टक में सूचना दी जाएगी, उसके अनुसार आपको काल परिवर्तन करना है किसी एक वाक्य का, वहाँ 1 अंक मिलेगा। यानी कुल मिलाकर वहाँ 2 अंक आपको मिलने वाले हैं काल पर। और वहाँ से देखा जाए तो हम आगे चलेंगे तो 6ठा प्रश्न, इस व्याकरण यानी भाषा अध्ययन में 2 अंकों के लिए
शब्द भेद के तौर पर देखेंगे हम। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद लिखिए। इस तरह से प्रश्न आएगा 1 अंक के लिए। और उनमें दूसरा आएगा कि निम्नलिखित वाक्य का परिवर्तन कीजिए या भेद पहचानिए अर्थ के आधार पर। आपको अर्थ के आधार पर परिवर्तन करना है सूचना के अनुसार, या उसका भेद पहचानना है। ये 1 अंक के लिए हो सकता है, कुल मिलाकर 2 अंक। इस तरह से एक तीसरा विभाग था, व्याकरण का विभाग था, उसे 8 मार्क आप आसानी से ले सकते हैं। देखिए, कोई कठिन बात इसमें नहीं होती अगर अध्ययन किए तो। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। प्रयास तो हमें करना जरूरी है, प्रयास करेंगे तो शायद यहां भी आप सफल हो जाएंगे अगर आपने अध्ययन किया अच्छी तरह से। तो आज आगे चलेंगे हम विभाग चौथा, रचना विभाग, यानी उसे हम क्या कहते हैं, उपयोजित लेखन। मैं तो मानता हूं कि ये आसान है। इसमें समस्या ही नहीं है, ना रटने की समस्या है, ना उसे अलग अलग विषयों जैसे उसे बार बार देखने की जरूरत है। मैं तो मानता हूं कि यहां कम परिश्रम और ढेर सारे अंक। देखिए, रचना विभाग है, आपको वहां प्रश्न आएगा विभाग 4 में से चौथा प्रश्न अ और आ है, उनमें से एक आएगा पत्र लेखन, उसे अथवा है। 2 पत्र दिए जाएंगे आपको, आपको पत्र लेखन लिखना है, दोनों में से एक, 4 अंकों के लिए। शायद आप औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में पता है, उसका प्रारूप, उसका ढांचा किस तरह से होता रहता है, दिनांक, पता, जो प्रश्न में दी गई है तो शायद पता होगा कौन सा, यह आपको मालूम होना चाहिए। आप घरेलू पत्र लिख रहे हैं, व्यावसायिक लिख रहे हैं, कार्यालयीन लिख रहे हैं, यानी औपचारिक अनौपचारिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो शायद ये पता होना चाहिए आपको। उसके लिए उसका प्रारूप किस तरह से होता है, और ईमेल आईडी कहाँ लिखना है, उसकी ज़रूरत वहाँ कहाँ होती है, ये भी आपको मालूम होना पड़ता है। तो ये बातें अगर आपने ध्यान में रखी, शायद पता, दिनांक, पता, विषय, महोदय, और आखिरी में आपका पता और ईमेल आईडी, जो जरूरी चीज़ें अगर आपने ध्यान में रखी तो शायद वहाँ कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। तो उसके बाद हम चले जाते हैं उसमें से दूसरा, अ में से चौथा, अ में से दूसरा, वहाँ आएगा आपको कहानी लेखन, विज्ञापन और गद्याकलन। तीनों में से 2 आएंगे, 2 में से 1 हल करना है, वो भी आपको 4 अंकों के लिए। कहानी लेखन आ जाए तो मुद्दों के आधार पर कहानी लिखना, शब्दों के आधार पर कहानी लिखना, सुवचन के आधार पर कहानी लिख सकते हैं, या कहावतों के आधार पर। शायद आपको वहाँ शीर्षक भी देना पड़ेगा या सीख भी देनी पड़ेगी। ये लिखकर आपको अच्छी तरह से कहानी लिखना जरूरी है। तो ये बातें ध्यान में होनी चाहिए। और उसके लिए अथवा होगा विज्ञापन या गद्याकलन। तो विज्ञापन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो विज्ञापन लिखते समय कम शब्दों में आकर्षकता होनी चाहिए, शायद उसमें सही जानकारी होनी चाहिए कि नाम होना चाहिए, उसकी आकर्षकता होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, उसका पता होना चाहिए संपर्क के लिए, स्थान और साथ साथ समय भी, और ये बातें जरूरी होती रहती है। तो आप वहाँ लिख सकते हैं विज्ञापन भी अच्छी तरह से। और उसके लिए और भी है, एक है गद्याकलन, यानी आपको गद्याकलन, देखिए 4 प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं गद्याकलन में। उसके उत्तर उस परिच्छेद में ही होने चाहिए, शायद एक वाक्य में उसका उत्तर होना जरूरी है। ऐसे ही प्रश्न आप तैयार कीजिए। आपको सिर्फ प्रश्न तैयार करने हैं, उत्तर लिखना नहीं है। लेकिन प्रश्न तैयार करते समय हम बार बार भूल जाते हैं प्रश्न चिन्ह लगाना। वही बात देखिए, दोहराता हूँ कि अंत में प्रश्न चिन्ह होना जरूरी है, और प्रश्न भी अच्छी तरह से बनने चाहिए, और उनका उत्तर भी उस परिच्छेद में होना चाहिए, वो भी एक वाक्य में उत्तर होना जरूरी है। इस तरह से आप 4 प्रश्न तैयार कर सकते हैं, और तीनों में से 2 आएंगे, 2 में से आपको 1 हल करना है, और ये 4 अंकों के लिए है, और आसानी से आपके पास आएंगे वो 4 अंक। और हम प्रश्न चौथा आ की ओर चले जाएंगे, निबंध लेखन।
आपको 2 विषयों में से एक विषय चुनना पड़ेगा 4 अंकों के लिए। निबंध आपको लिखना है, 2 विषय दिए जाएंगे निबंध के लिए, उनमें से एक आपको लेना है, वो भी 4 अंकों के लिए, वो भी अच्छी तरह से आप निबंध लिख। लेकिन कई कई छात्रों की रुचि के अनुसार हम देखते रहते हैं कि निबंध लिखने के लिए शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता, छोड़ देते हैं कभी कभी। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। शायद जैसे हम स्वमत लिखते हैं, अपने खुद के विचार लिखते हैं, उस तरह से यहाँ निबंध भी अच्छी तरह से आप लिख सकेंगे। शायद उसमें कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, सुवचनों का प्रयोग कर सकते हैं आप उसमें, और उस निबंध को अच्छा बना सकते हैं। शायद वहाँ भी आपको बहुत सारे अंक आ सकते हैं निबंध में। शायद यहाँ निबंध के लिए तो रटने की जरूरत है ना बार बार अध्ययन की जरूरत है। आप समझिए किस तरह से लिखना है, विषय के अनुसार आप उसकी तैयारी बनाइए और उसे आपको अच्छे परिच्छेदों में बांटना चाहिए। और शायद वहाँ गलतियाँ कम हो जाए और अंक अच्छे मिल सकते हैं। तो इस विभाग में जो उपयोजित लेखन है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखिए 40 अंकों की ये कृति पत्रिका हो गई। तो ये 40 अंक किस तरह से आ गए इसके बारे में भी देखना है। देखिए लेकिन ये हिंदी संयुक्त जो है लोकवाणी है, मैं तो मानता हूँ कि शायद सबसे ज़्यादा अंक देने वाला ये विषय है। जैसे आप दूसरे विषय की ओर देखते हैं, बहुत सारा समय देते हैं, शायद वहाँ रटने की वजह भी होती है, बार बार अध्ययन करने की वजह होती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ अच्छी तरह से समझें। जो हमारी किताब है लोकवाणी की, वहाँ के पाठ देखिए। जो गद्य विभाग है, हर एक कहानी अलग अलग है। अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे अच्छी कहानी आपको सभी पाठों की लगेगी और वो भी दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगी। जैसे सफ़र का साथिया और सिर दर्द कलाकार कहानी है, सबसे अच्छी होती रहती है। जो ऐसी कहानियाँ होती रहती है वो कहानियाँ याद रहती है अगर आपने 1-2 बार पढ़ ली तो शायद परिच्छेद किस पाठ पर भी आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से उसे हल कर सकते हैं। वही बात आती है। तो मैं मानता हूँ कि शायद उसकी ओर, हिंदी लोकवाणी की ओर अगर आपने ध्यान दिया अच्छी तरह से तो शायद सबसे ज़्यादा अंक आपको यहाँ मिलेंगे। देखिए, खुश तुम रहो खुशियाँ हम दिलाएंगे। किसी ने कहा है खुश तुम रहो खुशियाँ हम दिलाएंगे, तुम बस दोस्त बने रहो दोस्ती हम निभाएंगे। शायद रास्ता और दोस्ती निभाना अच्छी बात है, रास्ता दिखाएंगे और दोस्ती भी निभाएंगे। देखिए, इस तरह से हम लोकवाणी का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, कई विषयों के लिए ढेर सारा समय देते हैं और यहाँ भी थोड़ा बहुत समय दीजिए। शायद ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छे अंक दिलाने का प्रयास लोकवाणी करता है। इसकी ओर ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, या अभी से शुरुआत की अध्ययन के लिए तो शायद आपको बहुत सारे अंक मिलेंगे। धन्यवाद।